हाउसबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो मिडविफरी कम्युनिटी हेल्थ फॉर एलएचवीज पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लेट्स सी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ जनरल हेल्थ। रिप्रोडक्टिव जो हमारी हेल्थ है वो जनरल हेल्थ का एक अहम हिस्सा है। द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ रिकगनाइज वर्ल्ड वाइड। उन्होंने बोला रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो इम्पोर्टेंस है वो पूरी दुनिया में है। इट इफेक्ट एंड इन्फ्लुएंस बाय वाइड स्कोप ऑफ पीपल लिव्स इंक्लूडिंग देयर इकोनॉमिक सोशल फाइनेंशियल एनवायरमेंटल कंडीशन। उन्होंने बोला है कि ये इसका इफ़ेक्ट जो है और इसका जो असर है वो हमारी दुनिया में रहने वाले तमाम लोगों पे, चाहे वो इकोनॉमिकली, सोशली या फाइनेंशियली या इन्वायरमेंटल कंडीशन सब पे डिपेंड जो है ना डिपेंड करता है। तो देखिए जी, व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स कवर इश्यूज ऑफ मैटरनिटी मोर्टेलिटी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स में जो है ना मैटरनल मोर्टेलिटी के जो इश्यूज़ हैं वो अनवांटेड प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती वो, एंड फैमिली प्लानिंग और फैमिली प्लानिंग शामिल है। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इंक्लूडिंग HIV एड्स, हार्मफुल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, जेंडर एंड सेक्सुअल वायलेंस, इनफर्टिलिटी, मेलन्यूट्रिशन, अनीमिया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कैंसर। यानी कि इसमें STDs जैसे कि एड्स हो गया, हार्मफुल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, हमारे जो माशरे में रवायती जो कुछ चल रही हैं ना, पिछली रिवायत से चलती आ रही चीज़ें हैं वो, सेक्सुअल वायलेंस जो होता है, इनफर्टिलिटी, मेलन्यूट्रिशन, अनीमिया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का इन्फेक्शन और कैंसर वगैरह शामिल है। तो देखें जी, डेफिनेशन देखें जी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। Definition: Reproductive health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity in all matter related to the reproductive system and to its function and process। उन्होंने बोला रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कंप्लीट मेंटल, फिजिकल जो है वो आप सेहतमंद हों, और चाहे वो उन्होंने बोला है रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके फंक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है आप फिजिकली और मेंटली दोनों जो है ना सही होने चाहिए। एडोलिसेंस इज़ द एज व्हेन अ चाइल्ड ग्रो एंड डेवलप इनटू अडल्ट। एडोलिसेंस वो एज होती है जब एक बच्चा ग्रो करता है और अडल्ट में जाके चेंज हो जाता है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिफाइंड एडोलिसेंस एज 11 to 12 ईयर्स। उन्होंने बोला है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एडोलिसेंस की जो एज बताई है वो 11 से 12 साल तक होती है। प्रोग्रेशन फ्रॉम अपेयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स टू सेक्चुअल एंड रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। उन्होंने बोला है कि इस एज में क्या होता है जब आप सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स आप में अपीयर होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, और आप में सेक्चुअली और रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आना शुरू हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ अडल्ट मेंटल प्रोसेस एंड अडल्ट आइडेंटिटी एंड ट्रांजिशन फ्रॉम टोटल सोशो इकोनॉमिक डिपेंडेंस टू रिलेटिव इंडिपेंडेंस। उन्होंने बोला है, और इसमें क्या हो जाता है जी कि आपका जो आपका जो मेंटल प्रोसेस है ना वो भी आपका ना अडल्ट में आ जाता है, यानी कि आप अडल्ट की तरह सोचना शुरू हो जाते हो, आपकी आइडेंटिटी जो है वो अडल्ट जैसी हो जाती है, और फिर आप सोशो इकोनॉमिक डिपेंडेंस से लेकर आप टोटली इंडिपेंडेंट हो जाते हो, यानी कि आप किसी पर डिपेंडेंट से पहले अब आप इंडिपेंडेंटली सोचना शुरू हो जाते हो। इमोशनल अप्स एंड डाउन्स एंड मूड स्विंग्स आर आल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलिसेंट्स। उन्होंने बोला इमोशन हमारे अप डाउन होना, मूड चेंज होना, ये जो है ना एडोलिसेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। मेकिंग दैम इमोशनली अनस्टेबल, उनको अनस्टेबल कर देता है इमोशनली, ये जो एडोलिसेंस का पीरियड होता है। दिस इज़ पार्शली कॉज्ड बाय द अपसर्ज ऑफ हार्मोन एज वेल एज वरीज अबाउट द फिजिकल चेंजेस हैपनिंग टू दैम। उन्होंने बोला ये तो मोस्टली ये होता है कि हमें जो हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं उसकी वजह से ऐसा होता है, लेकिन इंसान ये भी सोच के परेशान हो, जिसमें जो फिजिकल चेंजेस आ रही होती है इंसान उसकी वजह से भी सोच के थोड़ा सा परेशान हो जाता है। आ गया जी नॉर्मल प्यूबर्टल डेवलपमेंट। द चेंज फ्रॉम द चाइल्डहुड टू अडल्टहुड इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट अकर एट डिफरेंट एजेस एंड डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट पीपल। उन्होंने बोला है कि ये जो चाइल्डहुड से अडल्टहुड का पीरियड है ना ये आहिस्ता आहिस्ता चलता है, और ये डिफरेंट एज के लोगों में डिफरेंट स्पीड के साथ होता है और डिफरेंट लोगों में डिफरेंट होता है, ठीक है। आ गया जी फिजिकल चेंजेस। प्यूबर्टी इज़ कैरेक्टराइज बाय इंक्रीज इन ग्रोथ रेट एंड डेवलपमेंट ऑफ सेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। उन्होंने बोला प्यूबर्टी का मतलब है आपकी ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाए और आपकी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनमें डेवलपमेंट शुरू हो जाए। द मार्क चेंजेस इन बॉडी ड्यूरिंग प्यूबर्टी आर हाइट एंड वेट। उन्होंने बोला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस होती हैं वो हाइट और आपका वेट होता है। अप्रॉक्सीमेटली 15 ऑफ अडल्ट हाइज इज अचीव्ड ड्यूरिंग प्यूबर्टी। उन्होंने बोला है कि अप्रॉक्सीमेटली 15 जो है ना वो आपकी जो हाइट है ना वो
प्यूबर्टी में आपको अचीव होती है। द प्यूबर्टी ग्रोथ spurt लास्ट 2 to 4 years and it generally process the onset of secondary characteristics by approximately 1 year in both sexes। उन्होंने बोला है कि ये जो प्यूबर्टी की ग्रोथ की जो होती है ना, ये 2 से 4 साल तक रहती है। उसके बाद जो है ना, ये प्रोसेस जो है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स का, ये दोनों सेक्सेस में 1 साल तक होता है। द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज़ अर्लियर इन गर्ल दैन इन बॉयज़। उन्होंने बोला है कि प्यूबर्टी जो होती है ना, वो गर्ल्स में जल्दी होती है बॉयज़ की निस्बत। ठीक हो गया। आगे हम लोग जी पढ़ेंगे, अब ये सारा छोड़ देंगे, हम आगे पढ़ेंगे मेनोपॉज। ठीक है, मेनोपॉज पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए जी, व्हाट इज़ मेनोपॉज, डेफिनेशन देखिए। मेनोपॉज इज़ डिफाइंड एज द परमानेंट सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेनोपॉज का मतलब होता है कि मेंसेस का मुकम्मल तौर पर रुक जाना, विच जनरली अकर बिटवीन द एजेस ऑफ 45 to 55। ये 45 से 55 साल की उम्र के दरमियान होता है। इन सम वुमेन मेंस्ट्रुएशन स्टॉप अब्रप्टली वाइल इन अदर मैनी पीरियड ऑफ इरेगुलर ब्लीडिंग प्रीसीड द फाइनल सेसेशन। उन्होंने बोला लेकिन कुछ लोगों में अचानक से रुक जाते हैं, लेकिन उन्होंने बोला मोस्टली औरतों में क्या होता है कि ये ना पहले आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, फिर वो मुकम्मल तौर पर बंद होते हैं। द मेनोपॉजल ट्रांजिशन, द पीरियड बिफोर मेनोपॉज लास्ट फॉर अबाउट 4 ईयर। उन्होंने बोला है कि मेनोपॉज का जो पीरियड होता है ना, वो 4 साल तक रहता है। ठीक है, आगे देखिए जी, स्टेजेस ऑफ मेनोपॉज। क्लाइमैक्ट्रिक इज़ द स्टेज, क्लाइमैक्ट्रिक स्टेज यहाँ पे हम लोग। इट इज़ द पार्ट ऑफ वुमेन्स लाइफ ड्यूरिंग विच शी पासिस फ्रॉम रिप्रोडक्टिव टू नॉन रिप्रोडक्टिव स्टेज। उन्होंने बोला ये औरत की ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा होता है जब वो रिप्रोडक्टिव से नॉन रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ रही होती है। दिस फेज टेक अबाउट 4 ईयर। ये फेज़ 4 साल लेती है। प्री मेनोपॉज रेफर टू द अर्ली फेज ऑफ क्लाइमैक्ट्रिक फेज। ये क्लाइमैक्ट्रिक फेज से पहले आती है। दैट यूजली स्टार्ट विद इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, जब आपके मेंस्ट्रुएशंस जो हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। आगे जी, मेनोपॉज इज़ द फाइनल स्टेज व्हेन वुमेन स्टॉप मेंस्ट्रुएटिंग। ये फाइनल स्टेज होती है जब जो आप मुकम्मल तौर पे आपके मेंसेस जो है बंद हो जाते हैं। सिम्टम्स एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेनोपॉज। अब इसमें सिम्टम्स क्या होंगे जी? एज अ वुमन अप्रोचेज मेनोपॉज, जैसे वुमन जो है ना मेनोपॉज में जाती है, हर ओवरी स्टॉप प्रोड्यूसिंग ओवा बिकॉज द हार्मोन लेवल इन हर बॉडी स्टार्ट टू चेंज। तो क्या होता है कि जी आपकी बॉडी जो है ना, ओवरीज जो है ना, वो ओवा प्रोड्यूस करना बंद कर देती है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना हार्मोनल जो चेंजेस आ रहे होते हैं ना आपकी बॉडी में, उसकी वजह से। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्लाइन शार्पली। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है तेज़ी से गिर जाता है। एस्टैब्लिश फ्यू ईयर आफ्टर शी स्टॉप हैविंग मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है, जब उन्होंने बोला है कि जब आपके पीरियड जो स्टॉप होने होते हैं ना, उससे कुछ साल पहले जो ना ये होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम सम वुमेन में एक्सपीरियंस शॉर्ट पीरियड ऑफ स्वेटिंग एंड फ्लैशिंग, पल्पिटेशन एंड स्लीप डिस्टर्बेंस। इस पीरियड के दौरान कुछ औरतों को उन्होंने बोला है कि स्वेटिंग में पसीना ज़्यादा आता है, यानी कि उनको चेहरा उनका रेड हो जाता है, उनकी सांस तेज़ हो जाती है, उनको नींद में डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये ऐसा कुछ होता है। आगे जी, नोट ऑल वुमेन एक्सपीरियंस और रिपोर्ट दी सिम्टम्स। हर औरत को ऐसे सिम्टम्स फील नहीं होते। द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम वेरीज अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन, सोशल स्टेन एंड रिलीजियस बिलीफ टू द ऑफ द कम्युनिटी। ये ना डिपेंड करता है कि एजुकेशन कितनी है आपके माशरे का और आपके रिलीजन का क्या आपका बिलीफ है। वुमेन विद सम सेंस ऑफ अचीवमेंट और सेटिस्फैक्शन गो ऑन वर्किंग एज यूजुअल इन द हाउस और इन ऑन द जॉब। उन्होंने बोला जो औरतें जॉब करती हैं या जो घर में रहती हैं, वो कुछ औरतें तो ना अपने वैसे ही चलती फिरती रहती हैं। दोज विद सम साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ऑफ लाइफ रिएक्ट डिफरेंटली। और कुछ जो होता है, उन्होंने बोला कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में आ जाती हैं। आगे 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 देखिए जी, पॉसिबल साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं हम लोग। ठीक है, पॉसिबल साइन एंड सिम्टम्स देखें। वैज़ो वाटर में क्या होगा? हॉट फ्लशेस होंगे, यानी कि चेहरा उनका रेड हो जाएगा, स्वेटिंग होगी, पल्पिटेशन होगा, डिजीनेस गनूदगी आएगी, इरेगुलर ब्लीडिंग होगी यूरोजेनिटल में, इनकॉन्टीनेंस होगा, यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाएगा, वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स हो जाएगी, यूरोजेनिटल एट्रोफी, जेनिटल प्रोलैप्स। ठीक है, यानी कि आपके ये सारे मसले हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल क्या होगा? एंग्जाइटी उसको होगी, इरिटेबिलिटी होगी और वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगी और डिप्रेशन में चले जाएगी। दूसरे सिम्टम्स क्या होंगे जी? उसको नींद की कमी हो जाएगी, कमर में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, फ्लूइड उसका जो एडिमा उसको रहने लग जाएगा। लॉन्ग टर्म क्या हो सकते हैं? इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, उसको दिल की बीमारी होने का खतरा हो सकता है। डिक्लाइनिंग बोन मास, ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डियाँ उसकी कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, उसको हड्डियाँ कमज़ोर होंगी तो फ्रैक्चर होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। कैंसर और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड ब्रेस्ट, उसको ब्रेस्ट कैंसर और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आगे जी, अप्रोप्रिएट स्क्रीनिंग। ठीक है,
अब इसके लिए हमें स्क्रीनिंग क्या करवानी है? For some problem associated with aging, regular health screening and appropriate intervention can help reduce morbidity and mortality. उन्होंने बोला कुछ मसलों के लिए अगर मतलब कि उम्र के लिहाज से, उसकी रेगुलर हेल्थ के लिहाज से अगर हम लोग उसको चेकअप वगैरह करवाते रहें तो हम लोग बीमारी को और मौत को जो है ना वो मतलब रिड्यूस कर सकते हैं। उसमें क्या आएगा जी? रूटीन ब्लड प्रेशर स्क्रीनिंग, यानी कि रोज़ाना की बेस पे हम लोग ब्लड प्रेशर स्क्रीन करें। टू आइडेंटिफाई एंड मोनिटर वुमेन एट रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन, ताकि औरत को जो हाइपरटेंशन का रिस्क है वो हमारे जहन में रहेगा। एंड रिलेटेड हार्ट डिजीज़ और दिल की बीमारियाँ हैं उसका भी हमें पता रहेगा। सो डैट चेंजेस इन डाइट एंड एक्सरसाइज और मेडिकेशन कैन बी रिकमेंडेड इफ नेसेसरी, ताकि हम लोग फिर अगर इसके मुताबिक अगर उसको ये मसले हो रहे हैं तो उनके मुताबिक उनकी डाइट चेंज कर सकें, उसकी एक्सरसाइज चेंज कर सकें और इसकी मेडिकेशन दे सकें। अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर थ्रू स्क्रीनिंग, पैप स्मीयर ऑफ अर्ली ट्रीटमेंट। उन्होंने बोला कि अगर हम लोग पैप स्मीयर करवाएंगे ना, टेस्ट करवाएंगे, तो हम लोग ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर से यानी कि उसका टाइम पे पता लगवा सकते हैं। मैनेजमेंट क्या करेंगे जी? इन्फॉर्मेशन अबाउट मीनोपॉज इज़ मेड अवेलेबल टू एवरी वुमन। हर औरत को हम लोगों ने मीनोपॉज के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। इनेबलिंग हर टू हैंडल सम ऑफ द साइन एंड सिम्टम इन पॉजिटिव मैनर, ताकि कुछ साइन एंड सिम्टम्स को वो ना मतलब पैनिक ना हो, परेशान ना हो, और कुछ साइन एंड सिम्टम्स को वो ना खुद ब खुद हल कर सके। एडवाइस अबाउट appropriate diet and regular exercise to decrease the risk of cardiovascular disease and fracture due to osteoporosis। उसको बताना है कि उसने प्रॉपर डाइट लेनी है, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, ताकि उसको दिल की बीमारी ना हो और हड्डियों के कमज़ोर होने की वजह से उसको फ्रैक्चर वगैरह ना हो। तो उसके लिए हमने कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह उसको देना है। एडवाइस टू कंटिन्यू नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी टू प्रिवेंट वेजाइनल एट्रोफी। उसको कहना है कि अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी वो कंटिन्यू रखे ताकि वेजाइनल एट्रोफी यानी कि वेजाइनल में मसल्स टिश्यूज़ की ग्रोथ ओवर ना हो जाए। एंड एडवाइस यूज़ ऑफ वेजाइनल लुब्रिकेंट टू डिक्रीज द डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। उसको कहना है कि अगर सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान उसको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो लुब्रिकेंट यूज़ करे। रेगुलर एक्सरसाइज करे वो विच हैव द स्ट्रेंथन ऑफ पेल्विक फ्लोर एंड रिलीव सम ऑफ इनकॉन्टिनेंस एंड पेल्विक डिस्कम्फर्ट। उसको कहना है कि पेल्विक एक्सरसाइज करे ताकि उसको पेल्विक की जो मसला है वो उसको ना आए। एडवाइस कंसल्टिंग अ डॉक्टर फॉर कंडीशन डेट कॉज डिस्कम्फर्ट और कंसर्न, एग्जाम्पल गिव प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। अगर उसको यूट्रस प्रोलैप्स हो रही है तो उसको चाहिए कि वो डॉक्टर से रब्ता कर ले। आगे है जी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। एस्ट्रोजन हार्मोन रिप्लेसमेंट कैन बी प्रोवाइडेड ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस फॉर रिलीफ ऑफ अनकंफर्टेबल सिम्टम एसोसिएटेड विद मेनोपॉज। उन्होंने बोला है कि एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी से हम लोग क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए जो आपके मेनोपॉज के सिम्टम्स हैं ना, जो आपको अनकंफर्टेबल लग रहे हैं, उससे थोड़े टाइम के लिए हम लोग रिलीव ले सकते हैं। 10 to 15 ईयर टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट रिस्क ऑफ कार्डियोवेस्कुलर, यानी कि 10-15 साल के लिए हम लोग कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ और ऑस्टियोपोरोसिस से हम लोग उसको बचा सकते हैं। द रिस्क एंड बेनिफिट ऑफ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी वेरी अपॉन अ वुमेन्स हेल्थ, फैमिली हिस्ट्री एंड एथनिसिटी। उन्होंने बोला है कि इसके रिस्क और इसके बेनिफिट औरत की सेहत पे, उसकी फैमिली की हिस्ट्री पे और वो उस चीज़ को कैसे बर्दाश्त करेगी, कितना कर सकती है, उस पर डिपेंड करते हैं। बेनिफिट ऑफ HRT इन प्रिवेंशन ऑफ, यानी कि HRT के क्या बेनिफिट होंगे जी? अनकंफर्टेबल सिम्टम्स ड्यूरिंग मेनोपॉजल ट्रांजिशन, यानी कि मेनोपॉज के दौरान जो अनकंफर्टेबल सिम्टम्स होते हैं उनसे प्रिवेंट करेगा। ऑस्टियोपोरोसिस से प्रिवेंट करेगा। आर्टरी डिजीज़, कोरोनरी आर्ट डिजीज़ यानी कि हार्ट डिजीज़ से करेगा। और डिमेंशिया से जो है ना वो प्रिवेंट करेगा। रिस्क क्या हो सकते हैं जी? रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, यानी कि एंडोमेट्रियम की एंडोमेट्रियल ज़्यादा थिक हो सकती है। रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हो सकता है। HRT शुड नॉट बी यूज विदाउट मेडिकल एडवाइस एंड सुपरविजन। उन्होंने बोला है कि मेडिकल एडवाइस और सुपरविजन के बगैर आप लोगों ने ना हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो नहीं लेनी।